आज हम एक ऐसे देश पर नजर डाल रहे हैं जो अफ्रीका के बिल्कुल बीच में है। चाड। हमारे पास कुछ जानकारी है जो इस देश की एक झलक देती हैं। हाँ, मतलब इसकी खासियतें और वो बड़ी मुश्किलें जिनसे ये जूझ रहा है, उन पर रोशनी डालती है। चाड को समझना थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा है, क्योंकि यहाँ विरोधाभास बहुत है। एक तरफ देखो तो जमीन के नीचे तेल का खजाना, और दूसरी तरफ सालों से चला आ रहा संघर्ष, गरीबी। बिल्कुल। उत्तर में जहाँ सहारा का सूखा रेगिस्तान फैला है, वहीं दक्षिण में आपको हरे भरे उष्णकटिबंधीय इलाके मिलेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? आज हम चाड की जमीनी हकीकत, इसके इतिहास के उतार चढ़ाव, राजनीतिक माहौल की गर्मी, अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, भूगोल का क्या असर है और समाज की बुनावट, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। और वो बड़ी चुनौतियां जो इसके रास्ते में खड़ी हैं, उनको भी देखेंगे। हाँ, और शुरुआत करने के लिए ये सोचना अहम है, जैसा आप कह रही थी, कि चारों तरफ जमीन से घिरा होना, मतलब समंदर तक सीधी पहुंच ना होना, चाड के लिए क्या मायने रखता है। हाँ, ये बात सिर्फ नक्शे पर देखने वाली नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है व्यापार पर, बाहरी दुनिया से संपर्क पर, और हाँ, पड़ोसी देशों के हालात पर भी। तो ये चाड की कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। जानकारी के मुताबिक चाड मध्य अफ्रीका में है और इसकी सरहदें कई देशों से मिलती हैं। हाँ, उत्तर में लीबिया, पूरब में सूडान, दक्षिण में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और पश्चिम में कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर। राजधानी है एंजमेना। तो ये जमीन से घिरा होना, लैंडलॉक्ड जिसे कहते हैं, इसके असल मायने क्या हैं? सुनने में तो बस भूगोल की बात लगती है, पर असल मायने काफी गहरे हैं। सोचिए, अगर आपको अपना सामान बाहर भेजना है या मंगाना है, तो आपको पड़ोसी देशों के बंदरगाहों पर, उनकी सड़कों पर निर्भर रहना पड़ता है ना? सही कहा। इससे खर्चा भी बढ़ता है और मुश्किलें भी। और अगर पड़ोसी देशों में भी मतलब हालात ठीक ना हो तो ये निर्भरता और भारी पड़ सकती है। आबादी की बात करें तो यहाँ करीब 1,80,00,000 लोग रहते हैं। और भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं दो हैं, फ्रेंच और अरबी। हाँ, फ्रेंच तो फ्रांसीसी उपनिवेश के दौर की निशानी है, और अरबी का असर आपको उत्तर अफ्रीका और इस्लाम के प्रभाव को दिखाता है। लेकिन इनके अलावा भी, जैसा कि जानकारी में है, सैकड़ों स्थानीय भाषाएं और बोलियां हैं। सारा, कनूरी, तुबू। हाँ, ये यहाँ की जबरदस्त भाषाई विविधता दिखाती है। और यहाँ की मुद्रा, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, XAF। इसका कोई खास मतलब? हाँ, ये XAF फ्रैंक जो है, मध्य अफ्रीका के कई पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों में इस्तेमाल होता है, और इसकी कीमत यूरो से जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, और ये फ्रांस की गारंटी पर आधारित है। तो कुछ लोग इसे आर्थिक स्थिरता का जरिया मानते हैं, तो कुछ इसे आर्थिक आज़ादी में रुकावट की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि मौद्रिक नीतियां, मतलब पैसे से जुड़े फैसले, काफी हद तक बाहरी कारकों पर निर्भर करते हैं। तो ये चाड की अर्थव्यवस्था को समझने का एक और पहलू है। चलिए अब इतिहास की तरफ देखें। जानकारी में कनम, बोर्नू जैसे पुराने साम्राज्यों का जिक्र है। लगता है यहाँ का अतीत काफी गौरवशाली रहा होगा। बिल्कुल, चाड झील के आसपास केंद्रित था ये कनम-बोर्नू साम्राज्य। मध्य युग में अफ्रीका के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था। अच्छा। हाँ, इसने ट्रांस सहारन व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखा, और इस्लामी शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था ये। तो हाँ, इस क्षेत्र का इतिहास काफी समृद्ध है। लेकिन फिर 19वीं सदी के आखिर में फ्रांस का कब्जा हो गया। हाँ, 1900 के आसपास, और ये फ्रांसीसी इक्वेटोरियल अफ्रीका का हिस्सा बन गया। ये औपनिवेशिक दौर करीब 60 साल चला। और 1960 में आज़ादी मिली। लेकिन जैसा कि अक्सर कई नए आज़ाद हुए देशों के साथ होता है, यहाँ भी आज़ादी के बाद का रास्ता आसान नहीं रहा। सही कहा। जानकारी इशारा करती है कि सैन्य शासन, गृह युद्ध और तानाशाही ने देश को लंबे समय तक परेशान रखा। ये चाड की कहानी का एक दुखद लेकिन अहम हिस्सा है। हाँ, आज़ादी के तुरंत बाद से ही उत्तर और दक्षिण के बीच और अलग-अलग राजनीतिक और जातीय गुटों के बीच तनाव शुरू हो गया था। पहले राष्ट्रपति फ्रांसवा टोम्बालबाय, हाँ, उनका शासन जल्दी तानाशाही में बदल गया। हाँ, और 1975 में उनकी हत्या हो गई। इसके बाद तो जैसे अस्थिरता का एक दौर ही चल पड़ा। कई बार सत्ता पलट हुए, लीबिया जैसे पड़ोसी देशों का दखल रहा और लंबे गृह युद्ध चले। और इसी उथल-पुथल के बीच 1990 में इदरीस डेबी ने ताकत हासिल की। इदरीस डेबी, हाँ। जिनका शासन 30 साल से ज्यादा चला। तो क्या उनके दौर में कुछ स्थिरता आई या संघर्ष जारी रहा? देखिए, डेबी ने जरूर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखी, लेकिन स्थिरता कहना शायद ठीक ना हो। उनके शासनकाल में भी लगातार विद्रोहों और हमलों का सामना करना पड़ा। अच्छा। हाँ, खासकर सूडान और लीबिया की सीमाओं से
उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए सेना पर काफी हद तक निर्भर किया। और फिर 2021 में उनकी मौत हो गई। हाँ, जब वो खुद सीमा पर विद्रोही गुटों जैसे फैक्ट, फ्रंट फॉर चेंज इन कॉन्कोर्ड इन चार्ड के खिलाफ लड़ाई का जायजा लेने गए थे, तो वहीं उनकी मौत हो गई। ये घटना अपने आप में दिखाती है कि हालात कितने नाजुक हैं। बिल्कुल, और उनकी मौत के बाद सत्ता उनके बेटे मोहम्मद इद्रीस डेबी के हाथ में आ गई, एक सैन्य परिषद के जरिए। ये तो मतलब लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं लगता। हाँ, इसने कई सवाल खड़े किए। इसे कई लोगों ने एक तरह का वंशवादी तख्ता पलट कहा। एक वादा किया गया था कि 18 महीने में चुनाव कराकर नागरिक शासन बहाल किया जाएगा, लेकिन बाद में उस अवधि को बढ़ा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने चाड में लोकतंत्र की कमजोर जड़ों और सेना के गहरे प्रभाव को फिर से उजागर कर दिया। तो जानकारी साफ बताती है कि राजनीतिक माहौल लगातार तनावपूर्ण है। हाँ, विद्रोहियों के हमले का डर बना रहता है और आंतरिक टकराव चलते रहते हैं। मानवाधिकारों की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। ये राजनीतिक अस्थिरता यकीनन देश के विकास पर भी भारी पड़ती होगी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जानकारी कहती है कि तेल सबसे बड़ा निर्यात है। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। कागज पर तो जरूर। 2003 के आसपास जब तेल का उत्पादन शुरू हुआ तो लगा था कि चार्ट की किस्मत बदल जाएगी। तेल से अच्छी खासी कमाई भी हुई। लेकिन अक्सर जैसा संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्स वाले देशों में होता है, वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला। मतलब तेल की कमाई का बड़ा हिस्सा शायद सेना और सुरक्षा पर खर्च हो गया, या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आम लोगों की जिंदगी में उतना सुधार नहीं आया जितनी उम्मीद थी। और तेल पर निर्भरता ने अर्थव्यवस्था को वैश्विक तेल कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील भी बना दिया। और जैसा कि जानकारी में बताया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी बड़े पैमाने पर खेती और पशुपालन पर ही टिकी हुई है। हाँ, देश की ज्यादातर आबादी, शायद 80% तक, गुजारे के लिए खेती और मवेशी पालने पर निर्भर है। कपास एक पारंपरिक नकदी फसल रही है, लेकिन मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और पशुधन ये लोगों के खाने और आय का मुख्य जरिया है। लेकिन ये सेक्टर मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बिल्कुल, सूखा, अनियमित बारिश और अब जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर इनकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। यही बात मुझे चौंकाती है। एक तरफ तेल की दौलत, दूसरी तरफ जानकारी कहती है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी और पानी, बिजली, सेहत जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। ये विरोधाभास क्यों? इसके कई कारण हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा हमने बात की, राजनीतिक अस्थिरता और दशकों के संघर्ष ने विकास को बुरी तरह रोका है। हाँ, ये तो है। जब देश लगातार अंदरूनी या बाहरी खतरों से जूझ रहा हो तो स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाने पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। सही बात। फिर तेल से हुई कमाई का सही और बराबर बंटवारा नहीं हो पाया। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। और भौगोलिक चुनौतियां भी हैं। हाँ, एक विशाल जमीन से घिरा देश जहां बुनियादी ढांचा पहुंचाना वैसे ही मुश्किल और महंगा है। इन सब के मिले जुले असर से ही ये स्थिति बनी है कि तेल संपदा के बावजूद चार्ट मानव विकास सूचकांकों में अक्सर सबसे नीचे रहने वाले देशों में शामिल होता है। बिल्कुल। भूगोल की बात चली है तो जानकारी में चार्ट की भौगोलिक विविधता का जिक्र है। उत्तर में सहारा, बीच में सहेल और दक्षिण में सवाना। ये विविधता वहां के जीवन को कैसे आकार देती है? ये विविधता जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि संस्कृति पर भी गहरा असर डालती है। उत्तर का सहारा रेगिस्तान वो खानाबदोश चरवाहों का घर है। ऊंट और बकरियों वाले? हाँ, जो पानी और चारे की तलाश में घूमते रहते हैं। यहाँ आबादी बहुत कम है। मध्य का सहेल क्षेत्र अर्धशुष्क है, जहाँ कुछ खेती और बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। और ये इलाका सूखे और मरुस्थलीकरण के प्रति बहुत संवेदनशील है। बिल्कुल। और दक्षिण का सवाना क्षेत्र ज्यादा हरा भरा और उपजाऊ है। वहाँ ज्यादातर खेती होती है और आबादी भी ज्यादा घनी है। और ये भौगोलिक विभाजन कभी-कभी सामाजिक और राजनीतिक तनावों का आधार भी बन जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। और इसी भूगोल से जुड़ी एक बड़ी चिंता का जिक्र जानकारी में बार बार आता है। चार्ट झील, लेक चार्ट। ये झील इतनी अहम क्यों है और इसके सिकुड़ने का क्या मतलब है? चार्ट झील सिर्फ चार्ट के लिए नहीं, बल्कि नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून के लिए भी मतलब जीवन रेखा रही है। ये लाखों लोगों को पानी, मछली और खेती की जमीन मुहैया कराती थी। सोचिए, एक जमाने में ये अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील थी। हाँ,
लेकिन पिछले 50-60 सालों में जलवायु परिवर्तन मतलब कम बारिश, ज्यादा तापमान और इंसानी गतिविधियों जैसे सिंचाई के लिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल की वजह से इसका आकार 90% तक घट गया है। 90%? ये तो भयानक है। इसके नतीजे क्या हो रहे हैं? नतीजे विनाशकारी हैं। जैसा जानकारी बताती है, पानी कम होने से मछली पकड़ने वाले समुदायों की रोजी रोटी छिन गई है। झील के किनारे की उपजाऊ जमीन सूख रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। और चरवाहों को अपने जानवरों के लिए पानी और चारागाह ढूंढना मुश्किल हो गया है। इससे पानी और जमीन जैसे घटते संसाधनों के लिए लोगों और समुदायों के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। सूखा आम हो गया और रेगिस्तान फैलता जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक पर्यावरण संकट नहीं है, ये एक बड़ा मानवीय संकट बन गया है जो लाखों लोगों को गरीबी और विस्थापन की ओर धकेल रहा है। और यही अस्थिरता चरमपंथी गुटों को पैर जमाने का मौका भी देती है। बिल्कुल। इन तमाम मुश्किलों के बीच जानकारी ये भी बताती है कि चाड सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध और समृद्ध हैं। 200 से ज्यादा जातीय समूह और धार्मिक विविधता। हाँ, ये चार्ट की एक बड़ी खासियत है। उत्तर और मध्य भाग में इस्लाम प्रमुख धर्म है, जिसका यहाँ लंबा और गहरा इतिहास है। और दक्षिण में ईसाई धर्म, खासकर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के अनुयायी ज्यादा हैं। साथ ही बहुत से लोग अपनी पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं को भी मानते हैं या उन्हें ईसाई धर्म के साथ मिलाते हैं। ये धार्मिक सहअस्तित्व आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा है। हाँ, मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि राजनीतिक तनाव कभी-कभी इसे प्रभावित कर सकता है। और 200 से ज्यादा जातीय समूह, ये तो कमाल की विविधता है। बिल्कुल। सारा समूह दक्षिण में सबसे बड़ा है। उत्तर और पूर्व में अरबी बोलने वाले समूह हैं, तुगु, जघावा, जिनसे पूर्व राष्ट्रपति डेबी और वर्तमान नेता आते हैं। हाँ, वही कनिम्बू और कई अन्य समूह हैं। हर समूह की अपनी भाषा, रीति रिवाज, संगीत, नृत्य और कला की परंपराएं हैं। जानकारी जिक्र करती है पारंपरिक संगीत का, जिसमें ड्रम और तार वाले वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। हाँ, और रंगीन पारंपरिक पोशाकें और हस्तशिल्प, ये सब इस सांस्कृतिक खजाने का हिस्सा है। ये विविधता चाड की पहचान का अटूट हिस्सा है। लेकिन क्या इतनी ज्यादा विविधता, खासकर राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक तंगी के माहौल में, कभी टकराव की वजह भी बनती है? ये एक नाजुक संतुलन है। देखिए, कई बार राजनीतिक नेता सत्ता हासिल करने या बनाए रखने के लिए जातीय या क्षेत्रीय भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। हाँ, संसाधनों पर नियंत्रण, जैसे जमीन या पानी, या सरकारी नौकरियों और विकास योजनाओं में हिस्सेदारी को लेकर भी समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो जब शासन कमजोर होता है और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं होती, तो ये विविधता दरार का कारण बन सकती है। लेकिन हाँ, जब इसे सही तरीके से संभाला जाए तो यही विविधता देश की ताकत भी बन सकती है। तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो चार्ट के सामने खड़ी मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं? जानकारी किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर देती है? जानकारी कुछ बड़ी और, जैसा हमने कहा, एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियों को साफ तौर पर सामने रखती है। पहला तो है सुरक्षा और आतंकवाद। हाँ, बिल्कुल। खासकर लेक चैड बेसिन इलाके में बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस ISWAP जैसे जिहादी समूहों का खतरा। साथ ही देश के अंदर और पड़ोसी देशों से आने वाले विद्रोही गुटों से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट। सिकुड़ती चाड झील इसका सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन बढ़ता रेगिस्तान, अनियमित मौसम और पानी की कमी पूरे देश को प्रभावित कर रही है। तीसरा, राजनीतिक अस्थिरता और शासन। हाँ, लंबे समय से चला आ रहा सैन्य प्रभाव, कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं, सत्ता का केंद्रीकरण और मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताएं, एक स्थिर और समावेशी राजनीतिक व्यवस्था का न होना। और चौथा, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी। बिल्कुल। तेल होने के बावजूद व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की कमी, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत। और जैसा आप पहले भी कह रही थी, ये सब मसले अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, यही समझना सबसे जरूरी है। ये एक दुष्चक्र जैसा है। राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष विकास को रोकते हैं, जिससे गरीबी बढ़ती है। और गरीबी और अवसरों की कमी लोगों को हताश करती है।
हाँ, और कुछ को हथियार उठाने या चरमपंथी समूहों में शामिल होने के लिए मजबूर कर सकती है। फिर जलवायु परिवर्तन संसाधनों को और कम कर रहा है, जिससे जमीन और पानी के लिए झगड़े बढ़ रहे हैं। जो फिर से अस्थिरता को हवा देते हैं। सही। बोको हराम जैसे समूह इसी अस्थिरता और गरीबी का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। इसलिए किसी एक मोर्चे पर थोड़ी सी भी प्रगति, जैसे शासन में सुधार या जलवायु अनुकूलन के उपाय, वो दूसरी समस्याओं को कम करने में भी मदद कर सकती है। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही व्यापक और समन्वित कोशिश की जरूरत होगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जानकारी से ये तस्वीर उभरती है कि चार्ट संभावनाओं और चुनौतियों का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन है, सांस्कृतिक विविधता की दौलत है और रणनीतिक रूप से अहम भौगोलिक स्थिति भी है। हाँ, लेकिन साथ ही ये देश दशकों से चले आ रहे अंदरूनी झगड़ों, गहरी गरीबी, राजनीतिक उथल-पुथल और अब एक बड़े पर्यावरण संकट से बुरी तरह जूझ रहा है। तो जानकारी का निचोड़ यही लगता है कि चाड के भविष्य के लिए एक स्थिर और जवाबदेह शासन, बाहरी दुनिया से सकारात्मक सहयोग और टिकाऊ विकास के रास्ते खोजना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर करती है, वो चाड झील के सिकुड़ने का मुद्दा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना, ये लाखों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ? ये हमें दिखाता है कि कैसे पर्यावरण में आने वाले बदलाव सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों का मसला नहीं है। ये सीधे तौर पर इंसानी समाज, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। चाड झील का संकट शायद इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, कि जलवायु परिवर्तन कैसे मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक तनावों को और ज्यादा भड़का सकता है, खासकर उन इलाकों में जो पहले से ही नाजुक है। ये सवाल सिर्फ चाड के लिए नहीं है। सही कहा। ये पूरे सहेल क्षेत्र और शायद पूरी दुनिया के लिए अहम है कि हम ऐसे आपस में जुड़े हुए संकटों से कैसे निपटते हैं। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ चाड तक ही सीमित नहीं है। पर्यावरण, राजनीति और लोगों की जिंदगी का ये जटिल जाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे किया जाएगा।